हुए फूल जैसे, किताबों में सिमटे हुए फूल जैसे, रोज आए गुलिस्तान नए रंग लेकर, आप आए हैं चुनते हुए फूल जैसे। सभी साहित्य प्रेमियों को, सभी कला प्रेमियों को मेरा रविशंकर सिंह का नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग, जो एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का। इसका पिछले 35 कड़ियों से संचालन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र, संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी, और बांसुरी पर हमारा साथ दे रहे हैं मंगल ध्वनि के साथ वेद मित्र शुभ। काव्य संध्या की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र। चालक की पतवार ओम निश्चल जी के हाथों में सौंपने से पूर्व अपना एक गीत आप सभी की नजर करता हूं कि तुम्हें आती हो तो एक गहरा पानी लिख देना, मेरे नाम के आगे बस एक हिंदुस्तानी लिख देना। भाई भाई को बांट यहाँ पर तुमने भाईचार किया, भाई को भाई का शत्रु घर पे खुद अधिकार किया। भाई के झगड़ों से ही घर में खड़ी दीवार हुई, जिंदा लाश बनी एक माँ छाती छलनी 100 बार। आग और पानी की मिलकर एक कहानी लिख देना, मेरे नाम के आगे बस एक हिंदुस्तानी लिख देना। महल अटारी छोड़ झोपड़े हमने भी जलते देखे, महल अटारी छोड़ झोपड़े हमने भी जलते देखे, दूध मुहे बच्चे भी हमने रोटी को लड़ते देखे। खून पसीना बेच जो माँ ने मोटा और महीन दिया, हाथ लगाए सानों ने उसको भी बढ़कर छीन लिया। भूखे बचपन के बाद एक अलमस्त जवानी लिख देना, भूखे बचपन के बाद एक अलमस्त जवानी लिख देना, मेरे नाम के आगे बस एक हिंदुस्तानी लिख देना। एक हाथ बारूद लिए और एक हाथ चिंगारी है, तो बेबंदूक मिसाइल से तो डरती दुनिया सारी है। सिर्फ प्रेम बांटो बांटना मत सीखो, मौत मिले तो मिले आए पर धूप चाटना मत सीखो। गर्म धधकती रातों की एक शाम सुहानी ना, गर्म धधकती रातों की एक शाम सुहानी लिख देना, मेरे नाम के आगे बस एक हिंदुस्तानी लिख देना। लड़ा भिड़ा किस्मत से पहले फिर बुद्धि ने काम किया, लड़ा भिड़ा पहले किस्मत से फिर बुद्धि ने काम किया। भगवा वस्त्र किया धारण और जय जय सीताराम किया। ना मंदिर मस्जिद और गिरजाघर, ना मंदिर मस्जिद और गिरजाघर, वो तो घट घट वासी, वो तो अंतर्यामी है। दिया घर हमने वो सारे जग का स्वामी है, हमने वो सारे जग का स्वामी है। उसे ढूंढ ना पाओ अगर तो बहता पानी लिख देना, मेरे नाम के आगे बस एक हिंदुस्तानी लिख देना। बहुत अच्छा। पंक्ति के साथ मैं संचालित की पदभार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता हूँ। जी बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है कि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है उसकी छाया की रचना पर भी बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया। हम सब इसी गणतंत्र की छाया में पल पुस रहे हैं और कविता के रंग रामदरस मिश्र के संघ की 35वीं कड़ी में हम सभी कवियों और असंख्य श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कड़ी में आदरणीय रामदरस मिश्र जी जिन कवियों के सानिध्य में हैं
वे हैं श्री अष्टभुजा शुक्ल जी, श्री पवन माथुर, प्रतिभा कटियार जी और सोन रूपा विशाल जी। जैसा कि पता है, इस कार्यक्रम का संयोजन स्मिता मिश्री कर रही हैं और इसके वेब संपादक हैं शंकर सिंह जी, जिन्हें आपने सुना प्रस्तावन के रूप में। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगल ध्वनि से होनी है, जिसे प्रस्तुत करेंगे वेद मित्र शुक्ल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। मैं आग्रह करूंगा वेद मित्र शुक्ल से कि वे मंगल ध्वनि के साथ कृपया उपस्थित हैं। स्वागत जी। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम निश्चल जी, गुरुवर रामदरस मिश्र जी को और माता जी को सादर प्रणाम। स्वागत है आदरणीय अष्टभुजा शुक्ला जी का, पवन माथुर जी का, प्रतिभा जी का, सोनरूपा जी का। और आज मंगल ध्वनि के रूप में एक रचना करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए। हम सब जानते हैं कि इस
काव्य संध्या की श्रृंखला की शुरुआत इस उद्देश्य से हुई थी कि कोरोना का जो संकट है वो हमारे रचनाकारों को कम प्रभावित करे, और उसमें हमारे वयोश्रेष्ठ रचनाकार रामदर्श मिश्र जी भी थे, जो कि आगंतुकों से घिरे रहने वाले रचनाकारों में है। लेकिन एक ऐसा दौर था कि जब घोर असामाजिक समय लगभग हो गया, तो ये उनकी बेटी ने सोचा कि उनको रचनात्मकता से जोड़ने के लिए तकनीक से जोड़ा जाए। उन्होंने ऑनलाइन उन्हें जोड़ा और उसकी उन गोष्ठियों की शुरुआत की, और इसकी 35वीं कड़ी में आज हम हैं। और लगातार रामदर्श मिश्र जी, जो हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर हैं, वे अपने सानिध्य से इस कवि गोष्ठी को गौरवान्वित करते हैं, पीढ़ियों से संवाद करते हैं, रचनाएं सुनाते हैं और संबोधित करते हैं। तो आज इस कड़ी में एक बार फिर हम अपने कवि समवाय का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे इस कवि मंडल में अशुजा शुक्ल जी हैं, जो जाने माने कवि हैं, जो पद रचयिता हैं, जो छंद मर्मज्ञ हैं, संस्कृत और संस्कृतिविद हैं, जो निबंधकार हैं, और बहुत सारे उनके 2 निबंध संग्रह और कई कविता संग्रह हैं। और उनका जो जिसे कहते हैं कि उनकी वाक्पटुता जब मंच पर होते हैं, वे ललित निबंधों के भी सर्जक हैं, तो उनकी वाणी से जो सरस्वती का प्रवाह होता है वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब होता है। वे हमारे बीच हैं और आज हम सुनेंगे पवन माथुर जी को। अक्सर बड़े कवियों की छत्र छाया में रहने वाले या उनके जो पुत्र इत्यादि हैं, उनकी 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 महिमा से हम कम अवगत हो पाते हैं। रसायन विज्ञानी डॉक्टर पवन माथुर ऐसे ही लोगों में है जो परिचय में भी लिखते हैं सबसे पहला वाक्य कि वे गिरिजा कुमार माथुर जी के सुपुत्र हैं। सच है कि वे सुपुत्र हैं, और हमारा ये गौरव है कि उनके घर में 2 ऐसे कवि हुए हैं जो सप्तक श्रृंखला के कवि रहे। तो ये बहुत गौरव की बात है। और आज हम पवन माथुर जी की अन्य विशेषताओं में जिनका कवित्व है उससे हम अवगत होंगे। आज के कवि समवाय में प्रतिभा कटियार हैं, जो बहुत ही युवा कवयित्रियों में और रम्य रचनाकारों में एक बड़ा कद साबित करने वाली लेखिका बन रही हैं। अभी से उनके भीतर का जो उद्वेग है ये बताता है कि वे आगे चलकर कुछ बड़ा काम करने वाली हैं। लखनऊ में पली बड़ी हैं, देहरादून में रहती हैं, और उनका कविता संग्रह आने वाला है, और एक उनका गद्य संग्रह आया है, वो चिड़िया क्या गाती हो। तो ऐसी कवित्री हमारे बीच में है। छंद हमारी कविता का अनिवार्य अंग है, और बिना छंद के तो न तो ये सृष्टि है न रचना संसार है। छंद की मर्मज्ञ सोनरूपा विशाल, जो बहुत सी कवित्री हैं और हमारे समय के जाने माने कवि उर्मिलेश की बेटी हैं, इस विरासत का वहन करती हैं और अपने व्यक्तित्व को खुद रचने की ओर सक्रिय और अग्रसर हैं। तो ऐसा कवि समवाय हमारे बीच है। और अब हम चाहते हैं कि इस कवि संध्या की शुरुआत हो। पूरा कविवृत्त जो है इस तरह से है कि आपको बहुत आनंद आएगा। और रामदर्श मिश्र जी इसे सुन रहे हैं, न केवल वे सुन रहे हैं बल्कि उनकी सहधर्मिणी सरस्वती मिश्र जी भी इसे सुन रही हैं। मैंने बहुत सारे मित्रों को जो लिंक दिए थे उसके बदले इस बीच में उन्हें नया लिंक भेजता रहा हूं। मुझे लगता है कि उपस्थिति जो साहित्यकार हैं, जो कवि मित्र हैं, रसज्ञ हैं, वे इसमें आएंगे और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उन सबका स्वागत। मंजुला चतुर्वेदी ने वाराणसी से ज्वाइन किया, कई लोगों ने, इंद्र प्रकाश जी ने लखनऊ से ज्वाइन किया है। तो काफी लोग अब इस मंच से जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं। इसकी शुरुआत, इस कवि संध्या की शुरुआत हम सोनरूपा विशाल से करना चाहेंगे, जो बदायूं की हैं। जैसा कि हमने कहा कि कवि उर्मिलेश की बेटी हैं, वही उर्मिलेश जिन्होंने कभी लिखा था कि कल न बदला तो आज बदलेगा, वक्त अपना मिजाज बदलेगा, आदमी की यहाँ तलाश करो, आदमी ही समाज बदलेगा। ऐसे मंचों के सफल कवि उर्मिलेश जी की बेटी, और खुद वे मंचों की सफल कवयित्री हैं। अमेरिका में 45 दिन तक रहकर अमेरिका को काव्यमय बना दिया, ऐसा उन्होंने बताया अपने एक गद्य संग्रह में। अमेरिका और 45 दिन 24 शहरों में उन्होंने काव्य पाठ किया और एक ऐसा वातावरण वहां सृजित किया। अमेरिका का जो साहित्य संसार है प्रवासियों में, वो काफी उन्नत है, काफी अच्छे लोग वहां पर, जो प्रवासी दुनिया है काफी समृद्ध है।
लिखना जरूरी है, इनका गजल संग्रह आया था जिससे इन्होंने साहित्य की दुनिया में पदार्पण किया था। और अभी गीत संग्रह आया है पिछले बरस का गुलमोहर। तो और इनकी जो साधना है, जैसा कि मैंने कहा कि छंद पर इनका पूरा अधिकार है, उस विरासत को वहन करती हैं। इनकी कुछ पंक्तियों से मैं आपको इनको आवाहन करने के लिए इनकी कुछ पंक्तियां मेरे सम्मुख हैं। एक सीधा सा सरल सा मन साथ अपने ले गया बचपन। एक सीधा सा सरल सा मन साथ अपने ले गया बचपन। फिक्र से अनजान रहते थे, पंछियों जैसे चहकते थे, इंद्रधनु जैसी लिए मुस्कान, चुलबुली नदिया से बहते थे, मस्तियों से गूंजता आंगन साथ अपने ले गया बचपन। एक सीधा सा सरल सा मन साथ अपने ले गया बचपन। लिरिक की जो खुसूसियत होती है, कम शब्दों में, अनुकूलित शब्दों में समावेशी, बहुत नाप तोल कर बोलने का जो अंदाजे बयां है, वो गीत में उपस्थित होता है। और गीत और छंद की हमारी जो कविता की वसुंधरा है, इससे अनुप्राणित है। एक से एक बड़े कवि हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसी गीत और कविता की वसुंधरा पर मैं आमंत्रित करता हूं सोनरूपा विशाल जी को। स्वागत और अभिनंदन, बधाइयों की इस कवित्री का। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आज के समृद्ध मंच को अपना प्रणाम देती हूँ आदरणीय रामदरस मिश्र जी, जिनका सानिध्य आदरणीय ओम निश्चल जी के माध्यम से उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत सुखानुभूति है। और अष्टभुजा जी, मतलब इतने सारे विद्युत गण यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित हैं, उनके समक्ष अपनी बात रखना या अपनी कविताएं रखना मेरे लिए निसंदेह बहुत गौरव की बात है। कुछ पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करती हूँ। जैसा कि मेरे पिताजी से आपने मेरा परिचय दिया कि कल ना बदला वो आज बदलेगा, वक्त अपना जहाज बदलेगा, तो उसी रंग में अपनी बात शुरू करती हूँ। फिर एक गीत आप सबके बीच में। स्वागत स्वरूपा जी। कि वो जब हालात से नाराज होगा, क्या बात। हालात से नाराज होगा, यकीनन तब कोई आगाज होगा। वो जब हालात से नाराज होगा, तुम्हें काटे चुभे हैं इसलिए भी, तुम्हें काटे चुभे हैं इसलिए भी, तुम्हारा फूल सा अंदाज होगा। क्या बात है बहुत खूब। फूल सा अंदाज होगा, बना पाए न तुम अपना किसी को। क्या बात है। बना पाए न तुम अपना किसी को, तुम्हें कैसे किसी पर नाज होगा। कैसे किसी पर नाज होगा। और एक शेर देखिए, तुम्हारा जिक्र हर सू हो रहा है, तुम्हारा जिक्र हर सू हो रहा है, तुम्हारा भी कोई हमराज हो। क्या बात है, बहुत अच्छा स्वरूपा जी, बहुत बढ़िया। कोई हमराज होगा। और एक छोटा सा गीत और आप सबके बीच निवेदित करती हूँ, से प्रारंभ करती हूँ कि दर्द का आकलन नहीं होता,
दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता। प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं। हाँ, क्या बात है, प्यार में आचमन नहीं होता, बहुत अच्छा। प्यार में आचमन नहीं होता। और एक गीत जो आप सबके बीच निवेदित करना चाहती हूँ, उसमें बहुत ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है, सभी समृद्ध मंच है, बस जहां से गीत शुरू करूंगी आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। जी जी, स्वागत स्वागत। कि जब रिश्ते में सांस नहीं है फिर कैसे स्पंदन होगा, जब रिश्ते में सांस नहीं है फिर कैसे स्पंदन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा। कि जो अनुभूत किया है मैंने उसको तो स्वीकारूंगी मैं, जो स्पष्ट नजर आया है उसको क्यों भ्रम मानूंगी मैं। जब सब बादल छटे हुए हैं, जब सब बादल छटे हुए हैं, क्यों बूंदों का नर्तन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा, जब रिश्ते में सांस नहीं है फिर कैसे स्पंदन होगा। जब बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आती हैं तब कहना चाहती हूँ कि अब जब कोई चाह नहीं है तो आखिर क्यों राह तकूं मैं, जब निर्णय की छांव तले हूँ क्यों विचलन की धूप चखूं मैं। इन्हीं कुंदनी किरणों से, इन्हीं कुंदनी किरणों से मेरे घर में आलेपन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा। और किसी रिश्ते के लिए किस तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब कोई विलुप्त हो जाता है तब क्या होता है, वो क्या भाव है कि प्रेम बहुत बारीक भाव है, प्रेम नहीं स्थूल तत्व है, प्रेम अकथ को है सुन लेना, प्रेम विरल है प्रेम सत्व है। जो अनुभूत स्वतः करना था, जो अनुभूत स्वतः करना था उसका भी आवाहन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा। और एक बंद और कि आस बांधने बाट जोहने का अब कोई अर्थ नहीं है, मुझ में अब पीड़ा सहने का चुटकी भर सामर्थ्य नहीं है। मेरे इस स्वाश्रयी मनन का, मेरे इस स्वाश्रयी मनन का मुझसे ही अभिनंदन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा, बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा। उससे पहले एक चार पंक्तियां ये कि अपने जज्बात रोकना सीखा, मैंने दरिया को सोखना सीखा, पहले दिल से मैं काम लेती थी अब जहन भी टटोलना सीखा। कहती हूँ कि मैं एक पुस्तक नहीं कि जिसको जब मन हो तब पलटा जाए, मैं अब वो किरदार नहीं हूँ जो तुमको जी भर दुलराए। मुझ में उपजी निस्पृहता में, मुझ में उपजी निस्पृहता में तनिक नहीं परिवर्तन होगा,
बेल तभी तो पुष्पित होगी जब कोई आलंबन होगा। जब रिश्ते में सांस नहीं है फिर कैसे स्पंदन होगा। बेल तभी तो पुष्पित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार बहुत सुंदर। सर। आपका माइक। क्षमा चाहता हूँ, मेरी आवाज मुखर नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि इसी बीच पदार्पण किया है रचना तिवारी जी ने, जो स्वर कोकिला हैं, पूर्वांचल की बहुत गीतकार हैं, और नीदरलैंड से उपस्थित हुई हैं पुष्पिता अवस्थी जी, जो जानी मानी कवयित्री हैं। हमारे बीच स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं ये कहना चाहता था कि आपने अपने अपने गीतों से इस काव्य धरती को जैसे भिगो दिया है। बहुत अच्छा लगा आपको अपने बीच आकर। और गीत की साधना करने वाले अब कितने कम रह गए हैं। तुक मिलाने वालों की तो संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनके भीतर मॉडर्न सेंसिबिलिटी हो, नया संवेदन हो, आधुनिक कथ्य हो, कहने का सलीका हो, कम लोग हैं ऐसे गीत में। तो बहुत आपका स्वागत, बहुत आपका आभार। और अब मैं मुड़ता हूं प्रतिभा कटियार जी, जिनके नाम में प्रतिभा है। वाकई वे प्रतिभावान कवयित्री हैं। ये संयोग है कि वो लखनऊ जैसे शहर में पली बढ़ी और अब देहरादून में रह रही हैं। स्त्री प्रेम और प्रकृति की छोटी कहानियां कभी मैं उनकी पढ़ चुका हूं, और उसका प्रभाव जैसे पंचतंत्र की कहानियों जैसा होता है। लेकिन कविताओं, कहानियों और गद्य के नवाचार की वे लेखिका है। आहा जिंदगी के पिछले अंक आप उठाएं, तमाम जगहों पर उनकी कविताएं, उनके गद्यांश आपको प्रकाशित दिखेंगे। वो चिड़िया क्या गाती होगी, अभी हाल ही में उनका एक गद्य संग्रह आया है, कठिन दिनों के प्रेम पत्र, उसका उन्होंने उन्वान किया है, और जो कि बोधि प्रकाशन से। लेकिन उनकी ख्याति पिछले वर्ष इस रूप में हुई है कि रूसी कवयित्री मारिना त्सेवा पर लिखी जो जीवनी है मारिना, वो काफी चर्चित हुई है। और उसके बारे में मैं खुद उसको पढ़कर मैं चमत्कृत हूं कि किन स्रोतों से, बरयाम सिंह से लेकर रूसी भाषा के जितने विद्वान हैं, और रूसी भाषा और अंग्रेजी भाषा में जिनकी जीवनियां और संदर्भ प्रकाशित है, उन सबको बीन बटोर कर प्रतिभा ने मारिना की जीवनी लिखी। मारिना का अपना कवि जीवन इतना संघर्ष भरा रहा है। आप लोगों में जिन लोगों ने उनकी जीवनी के अंश देखे होंगे, वे बहुत ही उस मार्मिकता से भर उठते होंगे। तो उन पर लिखी मारिना की जीवनी बहुत ही अद्भुत कृति है। आप सब लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। और अभी उनका एक संग्रह ख्वाब जो बरस रहा है, वो आने को तैयार है। ऐसी प्रतिभावान कवयित्री संयोग से सूचना विभाग में सूचना अधिकारी के रूप में मेरे मित्र भगवान स्वरूप कटियार की बेटी भी हैं, तो मेरी भी पुत्री जैसी हुई। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रतिभा कटियार का, जो देहरादून से यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सभी को। और सचमुच जैसे कि सोनरूपा जी को सुन रही थी, और बहुत ही खूबसूरत एहसास था, और ये बहुत ही सुखद शाम है, और बहुत ही सम्मान महसूस हो रहा है, बहुत आत्मीयता भी महसूस हो रही है कि इतने विद्वजनों के बीच में मैं हूँ। और बहुत ही मीठी आवाज में सोनरूपा जी ने जो सुनाया, मुझे लग रहा है कि मेरे पास वैसी आवाज नहीं है, और मेरी कविताएं भी छंद की कविताएं नहीं है, लेकिन कुछ अलग स्वाद है इनका। आपके पास लेकिन लखनऊ है जी। इसमें कोई शक नहीं, मेरे पास लखनऊ है, और लखनऊ हम सबका ही है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, और आज की कविता, पहली कविता जो मैंने चुनी है, जो दरअसल वो रोहित वेमुला को समर्पित कविता है। और 17 जनवरी को हमने उन्हें याद किया, हमने उन्हें खोया था, और उनका जाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है हम सबके लिए। और हम उन्हें याद करें और कैसे उनके जाने को सार्थकता दें, ये लगातार हमारे साथ रहता है कि जो लोग चले गए उनको कैसे हम सार्थक करें उनके जाने को। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही नहीं गए, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। तो पहली कविता तो मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ, और लिखी थी जब जिस बरस वो गए थे उसी बरस, और आज पढ़ रही हूँ। आखिरी लिखने से पहले, हम सब जानते हैं कि उन्होंने किन हालात में दुनिया छोड़ी थी। तो कविता है आखिरी लिखने से पहले। आखिरी लिखने से पहले घूमता है समूचा जीवन आंखों के सामने।
ख्वाहिशों का एक सैलाब दौड़ता है रगों में, बचपन की कोई शाख हिलती है धीमे से, उस पर टंगी शरारती मुस्कुराहटें निहारती हैं, आधी पड़ी हुई नॉवेल के पन्ने फड़फड़ाते हैं टेबल पर, और रखे रखे ठंडी हो चुकी चाय उदास नजरों से देखती है। आखिरी लिखने से पहले होठों पर उभरती है पहले चुंबन की स्मृति, साथ देखे गए हजारों ख्वाब, पार्क की वो कोने वाली टूटी बेंच, सितारों भरा आसमान कांधों से आ लगता है, झर झर झरते हर श्रृंगार गुनगुनाते हैं अनहद नाद। क्या हथेलियों से टूटकर एक एक कर गिरती लकीरें धरती पे उगाने लगती हैं उम्मीदों की फसल। आखिरी लिखने से पहले शांत होते हैं सारे विचलन, बाहर एक शोर उगता है। आखिरी लिखने से पहले शांत होते हैं सारे विचलन और बाहर एक शोर उठता है, भीतर असीम शांति कि सबको माफ कर देने को जी चाहता है, उन्हें भी जिन्होंने आखिरी लिखना ही छोड़ा आखिरी रास्ता। पहली बार आखिरी लिखने से पहले एक शांति उभरती है आंखों में, याद आते हैं तमाम अधूरे वायदे, किसी के इंतजार का भी ख्याल आता है शिद्दत से, कुछ जिम्मेदारियां सर झुकाकर आ खड़ी होती हैं, एकदम सट कर। ये आखिरी लिखते हुए लड़खड़ाती है कलम और फिर एक संगीत गूंजता है कानों में, एक आखिरी हिचकी, एक आखिरी संदेश कि आखिरी लिखना असल में पैदा करना है ताकत अपनी आवाज में, सत्ताधीशों के कानों में चीखना है जोर से, सोई हुई आत्माओं को झिंझोड़ के जगाना है, लिखना है प्रतिरोध का नया पन्ना, कायर समाज के मुंह पे जड़ना है जोर का तमाचा और उगना है हजारों लाखों लोगों में एक साथ, सबके जीने लायक समाज बनाने की इच्छा बनकर। आखिरी लिखने से पहले। क्या बात, बहुत अच्छा। दूसरी कविता मेरी है, मुझे तेज धार वाली कविताएं चाहिए। मुझे तेज धार वाली कविताएं चाहिए, जिनके किनारे से गुजरते ही लहू लुहान हो जाए जिस्म, जिन्हें हाथ लगाते ही रिस कर बहने लगे सब कुछ सह लेने वाला सब। मुझे ढर्रे पे चलती जिंदगी के गाल पर थप्पड़ की तरह लगने वाली कविताएं चाहिए कि देर तक सनसनाता रहे ढर्रे पर चलने वाला जीवन और आखिर बदलनी ही पड़े उसे अपनी चाल। मुझे बारूद सरीखी कविताएं चाहिए जो संसद में किसी बम की तरह फूटे और चीर कर रखते हैं बहरी सरकारों के कानों के पर्दे। क्या बात। मुझे बहुत तेज कविताएं चाहिए, सांसों की रफ्तार से भी तेज, समय की गति से आगे की कविताएं, हत्यारों के मंसूबों को बेदती कविताएं और हो चुकी हत्याओं के खिलाफ गवाह बनती कविताएं। मुझे चाहिए कविताएं जिनसे ऑक्सीजन का काम लिया जा सके, जिन्हें घर से निकलते वक्त किसी सुरक्षा कवच पहना जा सके, जिनसे लोकतंत्र को भीड़ तंत्र होने से बचाया जा सके। क्या बात है, बहुत अच्छी कविता पढ़ रही हैं प्रतिभा जी, वाह वाह। मुझे चाहिए इतनी पवित्र कविताएं कि उनके आगे सजदा किया जा सके, रोया जा सके जी भर के, और सजदे से उठते हुए हल्का महसूस किया जा सके। क्या बात। मुझे चूल्हे की आग सी धधकती, खेतों में बालियों से लहलहाती कविताएं चाहिए। मुझे मोहब्बत के नशे में डूबी और भोली गिलहरी सी फुदकती कविताएं चाहिए। मुझे इस धरती पर मनुष्यता की फसल उगाने वाली कविताएं चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और एक अंतिम कविता पढ़ रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है चीखो दोस्त। चीखो दोस्त कि इन हालात में चुप रहना गुनाह है, चीखो दोस्त कि इन हालात में चुप रहना गुनाह है, चुप भी रहो दोस्त कि लड़ने के वक्त में महज बात करना गुनाह है। फट जाने दो गले की नसें अपनी चीख से कि जीने की आखिरी उम्मीद भी जब उधड़ रही हो, तब गले की इन नसों का साबुत बच जाना गुनाह है। चलो दोस्त की सफर लंबा है, बहुत ठहरना गुनाह है, और कहीं नहीं जाते जो रास्ते उन पर दौड़ते जाना गुनाह है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हंसो दोस्त उन निरंकुश होती सत्ताओं पर जो अपने जुमलेबाजियों में घेर कर हमारे ही हाथों हमारी तकदीरों पर लगवा देते हैं ताले। उनकी इस हिमाकत पर निर्विकार रहना गुनाह है, और रो लो दोस्त कि बेवजह जिंदगी से महरूम कर दिए गए लोगों के लिए ना रोना गुनाह है। मर जाओ दोस्त कि तुम्हारे जीने से जब फर्क ही ना पड़ता हो दुनिया को, तो जीना गुनाह है, और जियो दोस्त कि बिना कुछ किए यूं ही मर जाना गुनाह है। गुनाह है। बहुत क्या बात है, वाह।
बहुत खूब प्रतिभा जी, और क्या खूब बात कही कि मुझे चाहिए इतनी पवित्र कविताएं कि उनके आगे सजदा किया जा सके, रोया जा सके जी भर के, और सजदे से उठते हुए हल्का महसूस किया जा सके। बहुत बढ़िया। मुझे इस धरती पर मनुष्यता की फसल उगाने वाली कविताएं चाहिए। और मुझे लगता है कि देश दुनिया के जो भी कवि हैं, उन्होंने प्रेम के पक्ष में, सहअस्तित्व के पक्ष में, आजादी के पक्ष में, मनुष्यता के पक्ष में आवाज उठाई है। चाहे ब्रेख्त हो, नेरूदा हो, उंगारेत्ती हो, राफेल आर्मेटो हो, बर्नार्ड बिदादे हो, वैसी ब्रेव हो, गैब्रियल ओकारा हो, वोल्सविनका हो, सब मनुष्यता की आवाज को मुखर करने के लिए ही पैदा हुए थे। जैसे बहुत धन्यवाद आपको हमारे मंच पर आने के लिए, और आपके अगला संग्रह जिसकी उद्घोषणा हुई है वो बेहतरीन संग्रह साबित हो, और उसकी ओर हम उत्सुकता से देख रहे हैं। बहुत अच्छी कविता की शाम चल रही है, और क्यों न हो जब इसे रामदरस मिश्र जैसे कविता के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर यहाँ पर सुन रहे हों, अपने सानिध्य से शाम को एक नया रंग दे रहे हों। बहुत आश्वस्ति होती कि हमारे बीच एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसके भीतर कविता, गद्य, पद्य, यानी संसार की सारी सृजनात्मक निर्मितियां उसके भीतर उपस्थित हैं। तो हम बहुत गौरवान्वित, इसलिए बार बार उनका नाम लेकर, जैसे हम किसी ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, मैं उस अर्थ में नहीं कि जिसको प्रतिमा पूजन कहते हैं, बल्कि इस अर्थ में कि ये आत्मीयता का विस्तार है जो मैं पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जोड़ता हूं। आदरणीय रामदरस मिश्र जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बल्कि बरस रहा है, जैसे कि बाहर पानी बरस रहा है कुछ दिनों से। तो ये बहुत हमारे लिए आश्वस्ति की बात है। और अब हम मुड़ते हैं प्रोफेसर पवन हैं, जो सप्तक श्रृंखला के कवि हैं, जिन्होंने कभी गिरिजा कुमार माथुर को सुना है, जिनकी गरजती हुई आवाज होती थी, और जिनके गीत इतने मांसल, इतने ऐन्द्रिक, और भाषा की जो नरम सत्ता होती है, उसके भीतर प्रवेश कर जाने वाली संवेदना के गीत जिन्होंने लिखे हों, जिन्होंने विज्ञान सम्मत काव्य लिखा की यात्राएं की, ऐसे कवि और कवयित्री शकुंतला माथुर का पुत्र होना सौभाग्य। लेकिन पवन माथुर जी साहित्यकार उस रूप में नहीं है जिसे पेशेवर साहित्यकार के, जो दिन भर कविता और गद्य की धुन भी बजाते रहते हैं। उससे दूर रहने वाले कवियों में, कवियों की संगत वे करते हैं, लेकिन अच्छे कवियों की संगत। और वे रसायन विज्ञानी हैं, जो रसायन शास्त्र में पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक्टोरल किया है अमेरिका से, कुछ दिन आईआईटी कानपुर में पढ़ाया है, और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए सेवानिवृत्त हुई। और लेकिन साहित्य और कविता इनके साथ चलती रही। माँ पिता के संसर्ग से इन्होंने अपने भीतर कविता और गद्य के बीज बिखेरे और उन्हें पल्लवित और पुष्पित किया। उनका कविता संग्रह एक शब्द है मेरे पास आया था 2001 में, जिसे काफी सराहा गया, शब्द बीज नामक जो दूसरी कृति है, जिसमें कविता और गद्य पद्य की सारी उपस्थितियां हैं। उस पर हिंदी अकेडमी का सम्मान भी मिला। अपने पिता का रचना संचयन अभी साहित्य अकेडमी से संपादित किया जब उनका शताब्दी वर्ष चल रहा था। और अभी आलोचना समीक्षा के 2 खंड गिरिजा कुमार माथुर जी पर उन्होंने संपादित किए हैं। लेकिन उनकी सबसे बेहतरीन किताब अभी आई है, जो भाषा की जैविक सत्ता, यत्ता, वाक, काल इत्यादि को समेटती हुई गद्य कृति है, और जिसका नाम उन्होंने बड़ा विचित्र रखा है, संभव होने की अजस्र धारा। जितना विज्ञान कठिन है, उसके भीतर तो जो भाषा विज्ञान है वो भी कठिन है। जब एक बार प्रवेश कर जाए तो फिर बहुत आनंद भी देती है कृति। और भाषा की जो भीतरी परतें हैं, जब एक विज्ञानी पवन माथुर जी ऐसी कवि गवाहियां देता है, उन्हें मैंने विरल सुना है। विपुल सुनने के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठित हूं, और आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर पवन माथुर को, जो कि कवि हैं, गद्यकार हैं, और हिंदी की कविता की जो बड़ी विरासत है उसका वहन करने वाले। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन प्रोफेसर पवन माथुर जी। धन्यवाद ओम जी। आदरणीय मिश्र जी एवं मित्रों,
ये पहली कविता डूबती हुई शाम को समर्पित है। फिर उमड़ आया, फिर उमड़ आया मन की भीगी कोर पर बादल का सिंदूरी टुकड़ा। फिर उमड़ आया मन की भीगी कोर पर बादल का सिंदूरी टुकड़ा, चेहरे पर थम गई सुर्ख होती जाती शाम। चेहरे पर थम गई सुर्ख होती जाती शाम, मटमैले रंगों की छींक से भर गया पूरा आसमान। झीने कुहासे की हल्की कासनी सिलवट पर बिछ गया झाई सा झुटपुटा। झीने कुहासे की हल्की कासनी सिलवट पर बिछ गया झाई सा झुटपुटा। तेज हो गए सलेटी अंधकार के कंगूरे, तेज हो गए सलेटी अंधकार के कंगूरे, चुप्पी साधे इस कनेर की खिंचती चलती परछाई ने मुझे फिर घेर लिया। याद बंद झरोखे सी अचानक खुल गई, फिर एक कौंध सिर्फ मुझे तुम्हें ही क्यों छू गई। एक अन्य कविता है जो एक नए बच्चे के लिए से संबोधित है। जी जी, स्वागत। तुमने जब भी कभी आंख खोली है, तुमने जब भी कभी आंख खोली है, कोमलता की लहर मुझे तरबतर कर जाती। तुम्हारी इन कौतूहल चुनौती भरी आंखों के प्रश्नों से, तुम्हारी इन कौतूहल चुनौती भरी आंखों के प्रश्नों से मैं हर बार निरुत्तर हो जाता हूँ, क्योंकि यह समझाना कितना कठिन है कि तुम जहां किसी की पीठ पर चढ़े कोमलता की एक और परत खोल रहे होते हो, वहीं मैं इन सभी की पीठ पर चढ़ा कैसे नफरत बेईमानी के फंदे अपने गले में कस रहा था। तुम्हारी इस किलकारी भरी तेज पींग ने, तुम्हारी इस किलकारी भरी तेज पींग ने जहां आस्था और विश्वास की रोशनी से पूरे घर को भर दिया, ममता की थपकी से तुमने जहां कोमलता के राग को हर जगह झंकृत कर दिया, वहीं कैसे मेरे हाथ की थपकी इन सभी को बेघरबार कर गई। तुमने तो अपनेपन के इस छाते को तान जहां मुसीबत की बारिश से बचा लिया, भोलेपन की इस मुस्कान से खेल खेल में तुमने सबको एक तार में पिरो लिया, वहीं कैसे मेरी मुस्कुराहट हिंसक पशु के जबाड़े सी खुल सभी के आंसू भी ले गई। तुम क्यों नहीं इस उन्मुक्त हंसी की चांदनी की बाढ़ आने देते? तुम क्यों नहीं इस उन्मुक्त हंसी की चांदनी की बाढ़ आने देते? सपनों के तेज धार से क्यों नहीं टूट जाने देते मेरे तिलिस्म को? क्यों नहीं अपने नन्हे हाथों से रच डालते एक पूरा नया संसार? एक अन्य और कविता है। जी जी। और इसका शीर्षक है ये मेरे शब्द। जी।
ये शब्द कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे क्या मालूम। ये शब्द कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे क्या मालूम। ये शब्द जो चुपचाप चुराते चले जा रहे हैं सभी दिन रात पल छिन, कब साथ छोड़ देंगे मालूम नहीं। जाने किन स्वप्नों के पंखों पर बिठा, जाने किन स्वप्नों के पंखों पर बिठा अनजान दहलीजों पर दहलीजें पार करते हुए यकायक कब यह शब्द अजनबी बन जाएंगे। पहचानने से इनकार करते हुए कब अपनी अलग राह पकड़ लेंगे क्या मालूम। क्या बात। ये शब्द कब कठोर और निर्दयी हो जाएंगे। ये शब्द कब कठोर और निर्दयी हो जाएंगे मालूम नहीं। क्रूरता के कवच ताने कब तहस नहस कर जाएंगे मासूम स्नेह के महीन धागों को। और कब ये शब्द प्यासे हो जाएंगे, कब ये शब्द प्यासे हो जाएंगे। खंजर से, तलवार की नोक से टपकती धार से जैसे हो गए थे यीशु की अंतिम रात्रि भोज में जूडस के और फिर भव्य रोम में ब्रूटस के। क्रॉस होते घिसटते ये मेरे शब्द कब साथ छोड़ जाएंगे मालूम नहीं। क्या बात। जैसे छोड़ गए थे सत्य का, जैसे छोड़ गए थे सत्य का तीरों भालों घोड़ों रथों मुकुटधारियों पंचम स्वर के उद्घोषों के बीच एक सनाके में छोड़ गए थे द्रोण को। तेज दौड़ते रथ के पहिए की कील से, तेज दौड़ते रथ के पहिए की कील से ये मेरे शब्द कब पहिए से निकल जाएंगे। किसी जो कोख में ही साथ छोड़ गए थे किसी चक्रव्यूह का राज खोलते खोलते कब अचानक खामोश हो जाएंगे किसी और व्यू रचना के तहत। उन निष्ठुर शब्दों का क्या पता। कहाँ रखूं प्यार और सद्भाव से भरे इन शब्दों को जो अचानक खतरनाक हो सर्प से पुकारते हैं। कहाँ रखूं प्यार और सद्भाव से भरे इन शब्दों को जो अचानक खतरनाक हो सर्प से पुकारते हैं। भल मनसाहत से भरे अभी अभी और फिर धूर्त हो जाते हैं। इन शब्दों का क्या पता कौन सा वह पात्र हो जिनमें हमेशा के लिए बंद कर सकूं इन अभिशप्त शब्दों को। कैसे इन्हें पुनः पुनः मान सकूं कि फिर कभी साथ न छोड़ पाए किसी और महारात्रि तक। धन्यवाद। बहुत खूब माधव साहब, आपने बहुत ही आनंदित किया और कविता की शाम जो है वो काफी रोमांचक उठी है। और अब हमारे बीच जो है वो अशुभा शुक्ल जी हैं, हिंदी के जाने माने कवि, और उन्हें कौन नहीं जानता। वे उस बस्ती में रहते हैं जिसके लिए कभी किसी ने एक कहावत ही उपजा दी कि ये बस्ती रोज बस्ती है, वो वीरानी नहीं जाती। लेकिन जहां पर अशुभा शुक्ल जी जैसे कवि हों उस बस्ती में वीरानी रह ही नहीं सकती। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे समय के बहुत ही जागरूक कवि, बहुत ही समाज के क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले कवि और बहुत ही लोकप्रिय पदों जिसको कि कुपद कहा गया उसके रचयिताओं में एक छंद मर्मज्ञ, संस्कृत और संस्कृतिविद, पद कुपद दो स्वप्न भी आते हैं इसी हवा में, मेरी इनकी दो चार सांसें, रस की लाठी, ये इनके कविता संग्रह हैं। रस की लाठी क्या खास व्यंजना है। मिठुआ और एक इनका और ललितमंद संग्रह है। अपने जिले पर इन्होंने एक पुस्तक संपादित की। लेकिन अशुभा शुक्ल के साथ
मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि कविता में जिस लोक की दुंदुभी बजाई जाती है, बड़े सारे जनवादी कवियों में, बहुत सारे विभिन्न धाराओं और वादों के कवियों में, कि वे लोक के कवि हैं और लोक की बातें करते हैं, लेकिन लोक भाषा का जो स्थापत्य है वो उनके पास बहुत कम है, क्षीण होता है। वादों की रटंत ज्यादा है, लेकिन अशुभजा शुक्ल जी के यहाँ अपने गांव जवार की भाषा है जिसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तो उन्होंने अपने पद और उपपद में किया, उसके पदों में किया, और जिसमें कि ये जब शिखर पर आते हैं अपने मतलब क्या कहते हैं कि अग्निधर्मी मिजाज, तब ये भी कहते हैं, जो कि कवि का मिजाज ही कह सकता है, कि अष्टभुजा के मुंह मत लगना अष्टभुजा चंडाल। लेकिन इन्होंने पद में एक खास तौर से जब इन्होंने बरवे, जो त्रिलोचन का बरवय है, इसका विवेचन किया है। पहली बार त्रिलोचन के बरवय का जिसने विधिवत विवेचन किया है वे अशुभजा शुक्ल है। और ऐसे अशुभजा शुक्ल जब पद लिखते हैं तो लोग प्रियता प्राप्त करते हैं, लेकिन दो स्वप्न भी आते हैं में आप देखें कि ये जो भारत का जो राष्ट्रवाद है, जिसकी काफी दुलदुभी हमारे यहाँ मचती है, एक इन्होंने गीत लिखा कि भारत ललित ललाम यार है, भारत घोड़े पर सवार है। छंद में ही भारत की जो दुर्दशा लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, जिसके लिए भारत दुर्दशा देख न जाई, एक कवि को कहना पड़ा हमारे। तो उस तरह की हमारे देश की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना है, उसको अपनी कविताओं में अपनी भाषा में पिरोने वाले विरल कवियों में अशुभजा शुक्ल जी हैं। इनका एक पद मुझे याद आता है, दो चार उसकी पंक्तियां मैं कहता हूँ, फिर आह्वान करता हूँ। जब वो मंच पर होते हैं उनके लिए किसी भूमिका, किसी विवेचन की आवश्यकता नहीं होती, वे खुद ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एक पद है कि कवि जन खोज रहे अमराई, कवि जन खोज रहे अमराई, जनता मरे मिटे या डूबे, इनने ख्याति कमाई, शब्दों का माठा मत मत कर कविता को खट्टाते, और प्रशंसा के मक्खन कभी चाट चाट रह जाते, सोख रही गहरी मुश्किलें, डाल हो रहा पानी, गेहूं के पौधे मुरझाते हैं अदबीज जवानी, बचा खुचा भी चर लेते हैं नील गाय के झुंड। ये हमारे यहाँ का आज का देशज यथार्थ है कि बचा खुचा भी चर लेते हैं नील गाय के झुंड, ऊपर से हगनी मुतनी में खेत बन रहे कुंड, कोहरे में रोता है सूरज केवल आंसू आंसू, कविजन उसे रक्त कह कह कर लिखते कविता धांसू, जागो तो सिर धुन पछताओ, हाय हाय कर चीखो, अष्टभुजा पद क्यों करते हो, कविता करना सीखो। लेकिन यही अष्टभुजा शुक्ल जी हैं जो कहते हैं कि बस्ती है कविता का नैहर, दिल्ली तो ससुराल। तो सीधे ये दिल्ली से संवाद करते हैं, जिस दिल्ली की आलोचना कभी दिनकर ने की, उस दिल्ली को ये भी ठीक रखते हैं। और ऐसे अष्टभुजा शुक्ल जी हमारे सामने है बस्ती से, जो हमारे भारत का देहाती इलाका है, जिसके लिए कभी राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने कहा था, यहां से भारतीय देहात का महासागर शुरू होता है। तो भारतीय देहात के महासागर में निवास, आभार और अभिनंदन। जी जी जी, ये हम सबों का सौभाग्य है कि आदरणीय रामरस मिश्र ये सानिध्य में बैठकर काव्य पाठ कर रहे हैं। मित्रों, ओम निश्चल जी बहुत ही स्नेह करते हैं व्यक्ति रूप से, शायद ये उनका प्यार है अभी तक जो उद्गार व्यक्त कर रहे थे। मैं कुछ कविताएं आपके सामने रखता हूं। कविता का शीर्षक है इस कपकपाने वाली ठंडी। हाँ, क्या बात है, इसका जिक्र ही करने वाला था। बहुत सी कविता आई, वाह। बर्रे या बिच्छू सब नदारद है, बर्रे या बिच्छू सब नदारद हैं, लेकिन झंझना रही हैं अंगुलियां, पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता। बर्रे या बिच्छू सब हैं, डरा रही हैं अंगुलियां, पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता। मन करता है कि आग में खड़ा हो जाऊं, इस कपकपाती ठंडी।
शब्दों की जगह सिर्फ भाप निकल रही, मुंह से शब्दों की जगह सिर्फ भाप निकल रही है। मुट्ठियां बंधी हैं, किसी पर छोड़ दूं इन्हें तो वह भी न हिलेगा न डुलेगा, ऐसी सुन कर देने वाली ठंड। कुहरा है ऐसा कि सफेद अंधेरा है, कुहरा है ऐसा कि सफेद अंधेरा है जिसमें सब कुछ गायब है। कुहरा है ऐसा कि सफेद अंधेरा है, अपना ही बायां हाथ दाहिने को नहीं पहचान पाता। पुराना अस्थमा उभर आया है, पुराना अस्थमा उभर आया है, जानलेवा खखर रहा हूं और थूक रहा हूं। पुराना अस्थमा उभर आया है, जानलेवा खखार रहा हूं और थूक रहा हूं। यह सूखी खांसी नहीं है, खूब बलगम भरा है भीतर। यह सूखी खांसी नहीं है, खूब बलगम भरा है भीतर। चाहता हूं कि जिस पर थूकूं ठीक उसी पर पड़े बलगम। यह सूखी खांसी नहीं है, खूब बलगम रहा है भीतर। चाहता हूं कि जिस पर थूकूं ठीक उसी पर पड़े बलगम। कमजोर आंखों से जोर लगाकर देखता हूं, कमजोर आंखों से जोर लगाकर देखता हूं इस कपकपाने वाली ठंडी और सब कुछ सफेद कर देने वाले कुहरे। वाह वाह, बहुत खूब, जीवंत कर दिया आपने। एक तो सर्दी में हम हैं और सुंदर। जी। अगली कविता है मित्रों, दिनों दिन मर रहे हो क्या। दिनों दिन मर रहे हो क्या। जी जी, स्वागत। कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, के इस प्रश्न पर निर्भर रहे हो क्या। हाँ, कर रहे हो कर क्या। रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, किसी के इस प्रश्न पर निर्भर रहे हो क्या। रहे हो तो भी किसी से डर रहे हो क्या। हाँ, क्या बात है, फिर से सर। कर रहे हो क्या, किसी के इस प्रश्न पर निर्भर रहे हो क्या। रहे हो तो भी किसी से डर रहे हो क्या। पूछता है कौन इन दिनों अब सब बताते। पूछता है कौन अब इन दिनों अब सब बताते हैं। कोयलों की कूक में इम्प्रूव के नुस्खे सुझाते हैं। पूछता है कौन इन दिनों अब सब बताते हैं। कोयलों की कूक में इम्प्रूव के नुस्खे सुझाते हैं। और जब बताते बताते थक जाते हैं तब मुस्कुराकर पूछते हैं हाल चाल। गोया हो निरुत्तर क्यों दिनों दिन मर रहे हो क्या। सिवा कब्रिस्तान के अब पूछता है कौन। सिवा कब्रिस्तान के अब पूछता है कौन। वह भी मौन जिसमें गड़ी हड्डियां फिर से फास्फोरस बन गई। क्या बात। सिवा कब्रिस्तान के अब पूछता है कौन। वही मौन जिसमें गड़ी हड्डियां फिर से फास्फोरस बन गई हैं। खून देसी गाजर जैसा थक्केदार काला। जिसमें गड़ी हड्डियां फिर से बन गई हैं। खून देसी गाजर जैसा थक्केदार काला। और सांसें पंचर के रंध्र सी निकल रही हैं सुरसुर सुरसुर। और सांसें पंचर के रंध्र सी निकल रही हैं सुरसुर सुरसुर। कब्रिस्तान में
लोग नहीं सतह से ऊपर उठे हुए सवाल हैं। कब्रिस्तान में लोग नहीं सतह से ऊपर उठे हुए सवाल हैं। कब, कौन, क्यों, कितने, कहां, कैसे दफन है सब मुद्दत से बहुत गहरे मलाल। पूछिए इतना कि नाको दम लगे हर हाल। पूछिए इतना कि नाको दम लगे हर हाल में। प्रश्न सबसे कम हुए इस घोर उत्तरकाल में। क्या बात, क्या बात। नाको दम लगे हर हाल में। प्रश्न सबसे कम हुए इस घोर। तो अगली कविता, वो भूल न जाए, रस की लाठी भी सुनाइएगा। यदि लंबी रस की लाठी भी सुनाइएगा तो पता चले इन सभ्य कवियों को ये रस की लाठी क्या बला है। जी जी। अगली कविता है गालियां और थूक। ओह क्या राजप्रासाद था साहब। ओह क्या राजप्रासाद था साहब। इतना भव्य कि कोई भूखा आदमी देखते देखते 2-4 दिन और भूखा रह जाए। ओह क्या है, वाह वाह। ओह क्या राजप्रासाद था साहब। इतना भव्य कि कोई भूखा आदमी देखते देखते 2-4 दिन और भूखा रह जाए। उसके चारों ओर झाड़ियों, खाइयों और कुंजों और महकते फूलों की, उसके चारों ओर झाड़ियों, खाइयों और कुंजों और महकते फूलों की ऐसी मेखला थी साहब कि लाशों की दुर्गंध और नवजातों के कें की दूर दूर तक कोई आहट न मिलती। क्या चमत्कार था साहब, क्या चमत्कार था साहब कि अंतःपुर में झरते आंसुओं के झरने। क्या चमत्कार था साहब कि अंतःपुर में झरते आंसुओं के झरने चौखट तक आते आते चमकीले संगमरमर में बदल जाते। क्या चमत्कार था साहब कि अंतःपुर में झरते आंसुओं के झरने चौखट तक आते आते चमकीले संगमरमर में बदल जाते। क्या सक्रियता थी साहब, क्या सक्रियता थी साहब कि कारिंदों के आगे 22वीं सदी के रोबोट हाथ जोड़। क्या सक्रियता थी साहब कि कारिंदों के आगे 22वीं सदी के रोबोट हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। क्या प्रताप था साहब, क्या प्रताप था साहब कि मूत उतरते उतरते परिंदों तक को करक पकड़ ले। लेकिन क्या विडंबना थी साहब, लेकिन क्या विडंबना थी साहब कि ककरीली गलियों में गालियां और थूक और अभिशाप बेखौफ टहलते मिलते राजप्रासाद के चारों ओर। तो एक पद भी सुनाना न भूलें। बिल्कुल बिल्कुल। आवेदन का एक पद जरूर सुनाएंगे, नए संग्रह से सुनाएंगे। ये दो काम ही अनुरोध हमारा है। जी जी। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं बस्ती वाले। कभी कहते नेट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं तो नेट साथ दे, तब तक आप सुनाएं। जी 2 पद सुनाता हूँ। जी जी जी। पॉलीथीन अपना परिधान, पॉलीथीन अपना परिधान, त्वचा के ऊपर त्वचा चढ़ाना हारे हूँ श्रीमान। पॉलीथीन अपना परिधान,
त्वचा के ऊपर त्वचा चढ़ौना धारे हूँ श्रीमान, रूई के घर में रहता हूँ लगी समी की धूनी, रूई के घर में रहता हूँ लगी समी पर धूनी, पटसन के खिड़की दरवाजे रमी द्वार पर धूनी, रूई के घर में रहता हूँ लगी समी की धूनी, पटसन के खिड़की दरवाजे रमी द्वार पर धूनी, बिछा पुआल बाल के बंधन, बिछा पुआल बाल के बंधन सेमल का उपधान, क्या बात, बिछा पुआल बाल के बंधन सेमल का उपधान, हुए की उज्जवल किरणों का फैला हुआ विधान, वाह वाह, बिछा बाल बाल के बंधन सेमल का उपधान, हुए की उज्जवल किरणों का फैला हुआ वितान, दीपाधार मोम का निर्मित, दीपाधार मोम का निर्मित लाक्षा की लघु लुटिया, दीपाधार मोम का निर्मित लाक्षा की लघु लुटिया, फूली हुई कांस के बीचों बीच हमारी कुटिया, दीपाधार मोम का निर्मित लाक्षा की लघु लुटिया, फूली हुई कांस के बीचों बीच हमारी कुटिया, ऐड़ कुचाल कुभाव कुबोली, ऐड़ कुचाल कुभाव कुबोली, मावस की हर रात मणरा रहे यहाँ घर फूकन आस पास दिन रात, क्या बात, क्या बात, ऐड़ कुचाल कुभाव कुबोली, मावस की हर रात मणरा रहे यहाँ घर फूकन पास लगाए घात, दूर दूर तक कहीं जलाशय देता नहीं दिखाई, दूर दूर तक कहीं जलाशय देता नहीं दिखाई, गर्मी की ऋतु जेठ महीना लहक रही पछुआई, दूर दूर तक कहीं जलाशय देता नहीं दिखाई, गर्मी की ऋतु जेठ महीना लहक रही पछुआई, कितने दिन तक पाएगा अष्टभुजाय ठाक, कितने दिन तक चल पाएगा अष्टभुजाय ठाक, रख देगा कोई चिंगारी हो जाओगे राख, क्या बात, क्या बात, हो जाओगे राख, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके आने से इस कवि संध्या का सूचकांक बढ़ रहा है, सीआरपी बढ़ रही है हमारी। एक पद और पढ़ता हूँ ओम के आदेश से, गन्ने अपनी गांठ रखा, गांठ रखाना तुमको पुनर्जन्म देने का यही लिखित परवाना, गन्ने अपनी गांठ रखाना पुनर्लिखित परवाना, किसी लोक में रहना लेकिन भूल न जाना भाई, किसी लोक में रहना लेकिन भूल न जाना भाई, किसी गांठ के बिना किसी की हूं न रहने पाई, वाह, किसी लोक में रहना लेकिन भूल न जाना भाई, किसी गांठ के बिना किसी की हूं न रहने पाई, तुम मिठास के प्रथम नागरिक, तुम मिठास के प्रथम नागरिक, तुम मिठास के प्रथम नागरिक, भाई रस के लट्ठे, कड़े रहो या खड़े रहो या गड़े रहो ए पट्टे, क्या बात, मिठास के प्रथम नागरिक, भाई रस के लट्ठे, कड़े रहो या खड़े रहो या गड़े रहो ए पट्टे, कभी टूटेंगे गेंद कभी तो छिल जाएगी पाती, कभी टूटेंगे गेंद कभी तो छिल जाएगी पाती, कटेंगे सीधे पैर कभी कि सिहरन सी हो आती, कभी टूटेंगे गेंद कभी तो छिल जाएगी पाती, कटेंगे सीधे पैर कभी
कि सिहरन सी हो आती, पोर पोर पेरे जाओगे ऐसी नीयत तुम्हारी, पोर पोर पेरे जाओगे ऐसी नीयत तुम्हारी, अपनी ही खोइया पाती होगी, पोर पोर पेरे जाओगे ऐसी नीयत तुम्हारी, अपनी ही खोइया पाती होगी अपनी अगियारी, उबलोगे तो सोचोगे बाहर कड़ाह से आना, उबलोगे तो सोचोगे बाहर कड़ाह से आना, अपने ही कच्चे रस से पच जाओगे रस खाना, उबलोगे तो सोचोगे बाहर कड़ाह से आना, अपने ही कच्चे रस से पच जाओगे रस खाना, इतने कोल्हू इतनी मीलें इतने दांत लगाए, इतने कोल्हू इतनी मीलें इतने दांत लगाए, ताक रहे कब तुमको अपने जबड़े में पा जाए, जिन लोगों ने तुम्हें उगाए लागत बहुत लगाए, जिन लोगों ने तुम्हें उगाए लागत बहुत लगाए, बिके नहीं तो आत्मज को जैसे मुखाग्नि दे आए, जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा, जीवन का रस होगा जितना घाम बतास रहेगा, क्या बात है, बहुत खूब। जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा, जीवन का रस होगा जितना घाम बतास रहेगा, कट कर छिल कर निचुड़ निचुड़ कर होकर गेड़ी गेड़ी, कट कर छिल कर निचुड़ निचुड़ कर होकर गेड़ी गेड़ी, अपनी गांठ रखा ले जाना, अष्टभुजा भेड़ी अपनी गांठ ले जाना, अष्टभुजापन पेड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक कविता अफजा जी सुना के फिर समाहार करेंगे, एक कविता जरूर सुनाएं। जी जी। अभी पवन जी ने एक नए बच्चे पर कविता सुनाई है। एक कविता है 4 साल का नाती। 4 साल का नाती जी। अच्छा खासा उत्पाती है वह जो अपना 4 साल का नाती है। क्या बात, अच्छा खासा उत्पाती है वह जो अपना 4 साल का नाती है, बेटी का बेटा पूरा प्रश्नोपनिषद। अच्छा खासा उत्पाती है वह जो अपना 4 साल का नाती है, बेटी का बेटा पूरा प्रश्नोपनिषद तोंद पर चढ़ जाता है, तोंद पर चढ़ जाता है, चढ़कर ताक धिनाधिन तबला बजाता है। तोंद पर चढ़ जाता है, चढ़कर ताक धिनाधिन तबला बजाता है, और पुरखों की तरह छांटता है कबोधन, और पुरखों की तरह छांटता है कबोधन। अच्छा नाना अच्छे नाना इधर करो मुंह सुनो जरा, और छांटता है कबोधन। अच्छा नाना अच्छे नाना इधर करो मुंह सुनो जरा, मम्मा कहती है तुम मेरे बेटे हो, मम्मा कहती है तुम मेरे बेटे हो, और मेरे पेट से पैदा हुए हो। बेटी हैं, क्या वो भी आपके पेट से पैदा हुई है? मम्मा कहती है तुम मेरे बेटे हो और मेरे पेट से पैदा हुए हो, तो मम्मी आपकी बेटी है, क्या वो भी आपके पेट से पैदा हुई है? मैं कहता हूँ मेरा पेट कुछ पैदा नहीं कर सकता, केवल खाता है। मैं कहता हूँ मेरा पेट कुछ पैदा नहीं कर सकता, केवल खाता है। फिर वह छौना खूब खिलखिलाता है और उसी रौ में फिर थाप लगाता है। कहता हूं मैं तुम्हें पीट दूंगा अब, कहता हूं मैं तुम्हें पीट दूंगा अब, डूब रहा दिन भगो तुरंत मच्छरदानी में। कहता हूं मैं तुम्हें पीट दूंगा अब,
डूब रहा दिन भगो तुरंत मच्छरदानी में, बच्चा मार मच्छरों की अब है भरमार। कहता हूं मैं तुम्हें पीट दूंगा अब डूब रहा दिन भगो तुरंत मच्छरदानी में, बच्चा मार मच्छरों की अब है भरमार। 30 साल से धरे हाथ पर हाथ बैठी है सरकार वाग्मी, 30 साल धरे हाथ पर हाथ बैठी है सरकार वाग्मी, और मंत्री परिषद बाचाल हेहर साहब सूबा ठगवा बिगवा। कई तो यह भी कहते हैं नालायक, अक्सर अगस्त में बच्चे मरते। और मंत्री परिषद बाचार हेहर टुच्चे साहब सूबा, कई तो यह भी कहते हैं नालायक, अक्सर अगस्त में बच्चे मरते हैं। मुंह में उन पड़े घिनौने कीड़े और जीभ गकर गिर जाए, सेम सेम हाय हाय। कहता हुआ है वह नाना एक बात कहकर फिर बढ़ाते हैं बहुत देर तक, इससे क्या पाते हैं। कहता है वह नाना एक बात कहकर फिर आप बड़बड़ाते हैं बहुत देर तक, इससे क्या पाते हैं। कहता हूं मैं तुम्हें पीट दूंगा अब निश्चित, कहता हूं मैं तुम्हें पीट दूंगा अब निश्चित, भगो तुरंत मच्छरदानी में, नानी भी अब नहीं तुम्हारी बचा पाएंगी तुम्हें। चलो उतरो छाती से मेरे, नहीं तो चटकना खाओगे। फिर कहता वह नानी तो कहती है, यदि आप हमें मारोगे तो कांपेंगे हाथ आपके ऐसे ऐसे। फिर कहता है वह नानी तो कहती है, यदि आप हमें मारोगे तो कांपेंगे हाथ आपके ऐसे ऐसे। चमकाता है नहीं रोक पाता मैं अपनी हंसी, और हंसता जाता हूँ भगो तुरंत मच्छरदानी में। फिक्र नहीं अब जीत चुके हो कई अगस्त, और जियो तुम लाख बरिस लेकर मेरी उम्र जियो, हंसते और खेलते जियो, पढ़ते लिखते और समझते, सावधान रहना परिसर से और कमीने लोगों से। कौवे के बच्चों जितना चतुर बनो, समय बहुत आता ताई है, भगो तुरंत मच्छरदानी में, चलो उतरो छाती से मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब अशुजा जी। अशुजा जी के काव्य के माध्यम से पूरा लोक उपस्थित हुआ है। लोक के सारे मुहावरे और नाना प्रकार के नानाओं के बीच अशुजा जी कैसे नाना हैं और कैसे इनके नाती हैं, इस सब का परिचय इनकी कविता से मिलता है। रस की लाठी लिखते हैं तो रस की लाठी नहीं, गन्ना नहीं, बल्कि गन्ने की अर्थव्यवस्था पर पूरा अपना ध्यान रखते हैं। बच्चों के मरने का प्रसंग पूर्वांचल में होता है तो कोई नेता कहता है कि अगस्त में बच्चे मरते ही हैं, धान की बुआई और रोपाई हो जाती है उसके बाद। तो ये तमाम विडंबनाओं को जो कवि अपनी कविता में अपने पदों में लाता है, ऐसा सुजा शुक्ल जब कवि मंच पर होता है तो लोग इनसे पद सुनते हैं, इनसे कविता सुनते हैं। हाथा मारना जैसी ऐसी कविता लिखी इन्होंने जिससे पूरी खेती का, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो रक्त संचार है वो उसमें उभर उठता है। ऐसे कवि हमारे बीच में हैं, तो लोक कविता का जो भविष्य है वो अशुजा शुक्ल जैसे कवियों में है, ये मुझे ऐसा लगता है। मेरी विनम्र सम्मति में मैं इस कवि को नमन करता हूं, और इस कवि संध्या का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार मुझे भी कुछ सुनाना होता है, रामदर्शी का आदेश है। और मेरा नमस्कार स्वीकार करें नीदरलैंड से, मैंने आपकी कविता से। अरे जी नमस्कार नमस्कार पुष्पा जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई ओम जी को कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मुद्दत बाद दर्शन हुए। बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक बधाई। आपको सुनने के लिए पधारी हैं नीदरलैंड से। जी आपको सुनने जब देखा नाम तो देखने के लिए जी तो देखने और सुनने दोनों के लिए जी सौभाग्य है। और पवन जी की कविताएं सुन के भी मैं धन्य हुई। पवन जी मेरा नमन स्वीकार करें, बहुत अच्छा लगा। और कल के भारतीय दूतावास नीदरलैंड में अपने कहा जाए कि वंदनीय और पूजनीय रामदरस जी ने काव्य पाठ किया, तो अम्बेसडर साहब जो है राजदूत महोदय, और वो बहुत ही हर्षित हुए। और ये दिवस भारतीय राजदूतावास नीदरलैंड के लिए एक ऐतिहासिक दिवस हो गया, और इसके लिए वो सब बहुत ही हर्षित हैं। उसका आनंद तो बहुत आभारी हैं
रामदरस जी के मैं यहाँ से पाँव छू के उनकी वंदना करती हूँ कि वो अपना आशीष बनाए रखें और ईश्वर उन्हें दीर्घायु से दीर्घायु करे, जिससे उनका स्नेह हम लोगों को मिलता रहे। प्रणाम। बहुत बहुत आभार पुष्पिता जी, आपने इस मंच को वैश्विक बना दिया। नीदरलैंड की धरती से आपकी आवाज यहाँ पर आ रही है और पूरे विश्व में गूंज रही है। तो ये जो कवि मंच है जिसमें कि अशुजा शुक्ल जी, पवन माथुर जी, स्वरूपा विशाल जी, प्रतिभा कटियार जी और भी जो हमारे कवि हैं, रचना तिवारी जी, पुष्पिता जी, मंजुला बिस जी, कितने कवि जुड़े हुए हैं इससे, उन सबको एक बार नमन। और अपनी कविता के कुछ रूपाकार यहाँ पर रखकर मैं रामदरस जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सबसे संवाद करें, कुछ अपनी सुनाएं। छोटी सी रचना। आज तुम नहीं हो, आज मैं नहीं हूं, तुम नहीं वही हो, मैं नहीं, मैं वही नहीं। आज तुम नहीं हो, आज मैं नहीं हूं, तुम नहीं वही हो, मैं वही नहीं। एक महज धुंधला आभास है सतह पर, नीला सा कोई आकाश है सतह पर। एक महज धुंधला आभास है सतह पर, नीला सा कोई आकाश है सतह पर। एक भरम जीवन का और कुछ नहीं, एक भरम जीवन का और कुछ नहीं हूं। आज तुम नहीं हो, आज मैं नहीं हूं, तुम नहीं वही हो, मैं वही नहीं हूं। एक महज सन्नाटा आसपास पसरा है, एक महज सन्नाटा आसपास पसरा है, सुख पर दुख का जैसे बुलडोजर गुजरा है। एक महज सन्नाटा आसपास पसरा है, सुख पर दुख का जैसे बुलडोजर गुजरा है। मेरे भीतर कोई रो रहा वही हूं, मेरे भीतर कोई रो रहा वही हूं। आज तुम नहीं हो, आज मैं नहीं हूं, तुम नहीं वही हो, मैं वही नहीं। मेरे कांधे पर ये किसका तो हाथ है, मेरे कांधे पर ये किसका तो हाथ है। बांह छुड़ाए जाता बचपन का साथ है। घाटे का तुलन पत्र खाता हूं बही हूं, घाटे का तुलन पत्र खाता हूं बही हूं। आज मैं नहीं, तुम नहीं वही हो, मैं वही नहीं। और अंतिम कि कितना कुछ रक्तपात भीतर खामोशी, कितना कुछ रक्तपात भीतर खामोशी है। सब कुछ को खोकर भी जीवन संतोषी है। कितना कुछ रक्तपात भीतर खामोशी है, सब कुछ को खोकर भी जीवन संतोषी है। सहना ही है मुझको, धरती हूं मही हूं, सहना ही है मुझको, धरती हूं मही हूं। आज तुम नहीं हो, आज मैं नहीं हूं, तुम नहीं वही हो, मैं वही नहीं। इस रचना के साथ मैं फिर लौटता हूं अपने कवि कुल शिरोमणि पंडित रामदरस मिश्र जी की ओर। हिंदी विश्व के वर्षतम नागरिक, कविता, कथा, निबंध, गद्य और जितनी भी ललित गद्य पद्य की विधाएं हैं उसको अपनी लेखनी से सींचने वाले, पल्लवित करने वाले और रचना और जीवन दोनों को नया अर्थ देने वाले, हमेशा सतत कुछ रचने वाले, डायरी का जीवन हो या जीवन की डायरी हो, उसे उपनिबद्ध करने वाले, सबके लिए खुले दरबार की तरह उपस्थित रहने वाले, लेकिन कोरोना में भी इसका एक अलग रास्ता निकाल लेने वाले कि जब सारी दुनिया अपने एकांत में बैठी हुई कुछ गुनगुना रही है, बाहर निकलने को मचल रही है, वे आभासी दुनिया के माध्यम से विश्व की इस खिड़की पर उपस्थित हैं, आप सबको देख रहे हैं और उनसे निवेदन कि अब वे आपको संबोधित करें, संवाद करें और अपने को सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस पूरे कवि सदन का रामदरस मिश्र के लिए। भाई अशुजा शुक्ल जी, श्री बेज मित्र जी, श्री पवन माथुर जी, प्रतिभा जी, सोनरूपा जी, शंकर जी, मुझे कितना सुख मिलता है कि आप लोग मेरे सानिध्य को इतना मान देते हैं। मैं दरअसल भीतर से बहुत भर आता हूँ
सानिध्य के साथ साथ अनेक शैलियों की अच्छी कविताएं यहाँ बरसती हैं। उनमें मैं तो भीगता ही हूँ, अनेक लोग भीगते हैं। मेरा ख्याल है कि देश में विदेश में ये कविताएं सुनी जाती हैं और आपके माध्यम से हिंदी कविता का परिप्रेक्ष्य बड़ा होता है। हर कविता का अपना अनुभव जगत रहा है। इस मंच पर किसी काव्य शैली का आग्रह नहीं होता है। देखा आपने अच्छे गीत पढ़े गए, स्वरूपा जी ने अच्छे गीत पढ़े, हमारे भाई शुक्ल जी भी छंद के उस्ताद हैं, छंद के मास्टर हैं। और मैं स्वयं छंद में लिखता रहा हूँ, अब भी छंद में लिखता हूँ। तो ये अब छंद और अछंद का जो संकट पैदा हो गया है, जो द्वंद पैदा हो गया है, वो सही नहीं है। कभी जिस शैली में अपने को चाहता व्यक्त करना, जिस शैली में व्यक्त करने में बहुत प्रामाणिकता महसूस होती हो, उसे करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि अष्टभुजा जी अनेक शैलियों में, अनेक छंदों में, गद्य छंद में भी लिखते हैं। उनसे इस माध्यम से यहाँ भेंट हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं, उनकी कविताओं के माध्यम से तो गुजरता ही रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ। एक तरह से वे मेरे हम वतन भी हैं। गोरखपुर बस्ती दोनों सटे हुए हैं, तो मेरे हम वतन भी हैं। और जैसे उनकी भाषा में, उनकी कविताओं में और गद्य में लिखता हूँ, लोक भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लोक भाषा की छवि दिखाई पड़ती है। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी अपनी कविताओं में या अपने लेखन में लोक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर के। कौन तो मेरे परिवार के ही बच्चे हैं। और ओम जी ने सही कहा कि विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद साहित्य में उनकी इतनी गहरी रुचि है, पैठ है और सृजनात्मकता है। उनकी कविताओं के माध्यम से हमने महसूस किया होगा, आपने महसूस किया होगा। एक मैं मजाक की बात सुनाऊंगा आपको। इनके पिताजी माथुर जी हमको बहुत मानते थे और एक बड़ी आत्मीयता सी थी। तो हमारे पुत्र हेमंत भी कविताएं करते थे, अच्छी कविताएं करते थे और जहां जाते थे छा जाते थे। तो एक गोष्ठी में मैं भी जज था और मासू साहब जज थे। मासू साहब ने कहा कि हेमंत तुमसे अच्छा लिखता है। मैंने कहा इसकी शुरुआत तो पवन मासू ने कर दी है। तो बड़े खुश हुए। तो अच्छा लगा। पवन को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ और उनकी कविताएं सुन रहा हूँ और सुनता रहता हूँ। इस मंच का एक बड़ा सुख होता है कि कुछ उन नए कवियों से मुलाकात होती है जिनको न कभी देखा है न कभी पढ़ा है, और यहाँ महसूस होता है कि कितने अच्छे कवि हैं। ये प्रतिभा जी, सोनू रूपा जी की कविताएं हैं, अपने अपने ढंग से बड़ी प्रभावशाली रही हैं। और इस तरह से एक दो नई कवित्रियों से मेरा परिचय हो रहा है।
तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से मेरा ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि मैं अब बहुत पढ़ नहीं पाता हूँ, अब वो थकान सी अनुभव होती है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं काफी नई कविताओं से, नए लोगों से परिचय होता है। तो मुझे लगता है मैं कुछ और बड़ा हो गया हूँ, कुछ और भारी हो गया हूँ, कुछ कर गया हूँ। मैंने बहुत लंबी कविताएं भी लिखी हैं, छोटी भी लिखी हैं, मझोली भी लिखी हैं, छंद में भी लिखा है, अछंद में भी गया है। मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं आज सुना रहा हूँ आपको। स्वागत डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। एक कविता है ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, पर संसार में आकर भिन्न भिन्न धर्मों के लिए जुदा जुदा हो गया। ईश्वर तो एक ही है, पर संसार में आकर भिन्न भिन्न धर्मों के लिए जुदा जुदा हो गया। हिंदुओं के लिए भगवान, ईसाइयों के लिए गॉड और मुसलमानों के लिए खुदा हो गया। सभी कहते हैं ईश्वर एक है, किंतु सभी एक दूसरे के ईश्वर पर प्रहार करते हैं। वे ईश्वर को ईश्वर से मार कर ईश्वर को प्यार करते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। एक छोटी सी कविता है आवाज। आवाज। जी जी। रंगीन भीड़ के शोर में पता नहीं चलता किसने क्या कहा, क्या सुना। हर आदमी सिर पर शोर उठाए हुए अपने स्वर की तलाश करता है। रंगीन भीड़ के शोर में पता नहीं चलता किसने क्या कहा, क्या सुना। हर आदमी सिर पर शोर उठाए हुए अपने स्वर की तलाश करता है। दूर कहीं एकांत में कोई कविता पढ़ी जा रही होती है। दूर कहीं एकांत में कोई कविता पढ़ी जा रही होती है तो उसकी मीठी मीठी गूंज फैल जाती है चारों ओर, और हर आदमी को लगता है ये आवाज तो उसी की है। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक कविता है फर्श और वाटिका। फर्श और वाटिका। वाटिका। तू कितनी गंदी है रे, मिट्टी से भरी हुई, कीचड़ से सनी हुई, और देख तेरे इस पेड़ पर बैठ बैठकर चिड़ियां बीट किया करती हैं तेरे ऊपर। पास की वाटिका से संगमरमरी फर्श ने कहा। पास की वाटिका से संगमरमरी फर्श ने कहा। वाटिका मुस्कुराई, बोली, तू स्वच्छ इसलिए है ना कि मेरी मिट्टी तेरे ऊपर का गंदा पानी सोखती रहती है और उस पानी को अपना रक्त बना लेती है, और उस पानी को अपना रक्त बना लेती है। तू तो जस का तस पड़ी रहती है रे बाँझ, तू तो जस का तस पड़ी रहती है रे बाँझ, किंतु ऋतु में मेरा श्रृंगार करती हैं। जरा बस बसंत का इंतजार तो कर ले, जरा बसंत का इंतजार तो कर ले। बसंत आया, वाटिका में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिलखिला उठे। बसंत आया, वाटिका में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिलखिला उठे। उसमें आभा का एक बितान सा तन गया। फूलों से लदे पेड़ पर चिड़ियां गाने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे। शीत से सामा हुआ जीवन उसको मनाने लगा, और संगमरमरी फर्श मृतप्राय से पड़ी रही, उदास आंखों से वाटिका की ओर देखती हुई। और संगमरमरी फर्श मृतप्राय से पड़ी रही, उदास आंखों से वाटिका को देखती हुई। बहुत हर्षान्वित। एक कविता और सुना दो। एक कविता है, घर लौट आया था। जी जी। मैं किसी देश का बड़ा राजनीतिक पदाधिकारी बना दिया गया हूँ। मैं किसी देश का बड़ा राजनीतिक पदाधिकारी बना दिया गया हूँ।
और डाल दिया गया हूँ एक विशाल वैभवपूर्ण भवन और उसके परिसर में, और डाल दिया गया हूँ एक विशाल वैभवपूर्ण भवन और उसके परिसर में। सुरक्षा के घेरे में समय बीत रहा है कैदी सा, सुरक्षा के घेरे में समय बीत रहा कैदी सा। अपने मन से न कहीं जा पा रहा, न कहीं आ जा पा रहा हूँ, न खा पी पा रहा हूँ, न बोल बतिया पा रहा हूँ अपने लोगों से, न अपने ही उद्यान में अकेले टहल पा रहा हूँ, न मुक्त संवाद कर पा रहा हूँ चिड़ियों की चहक और फूलों की महक से। एकांत में बैठकर कोई कविता भी नहीं गुनगुना पा रहा हूँ। मैं तो कागज पर अंकित कार्यक्रम बन गया हूँ। जनता के बीच जाना होता है तो मेरे उसके बीच जय जयकार की दीवार खड़ी हो जाती है। उफ, कहाँ आ गया हूँ, उफ, कहाँ आ गया हूँ। घुटन सी हो रही है, अपनाता हूँ, चिल्लाता हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। चाय गरम आवाज टकराती है मुझसे, चाय गरम आवाज टकराती है मुझसे। नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है। देखता हूँ पत्नी पुकारती हुई चाय की प्याली लिए खड़ी है। ओह, तो ये सपना था क्या? विश्वास करने के लिए दीवारों पर नजर डालता हूँ। अलमारी में पुस्तकें मुस्कुरा रही थीं। घर के बाहर की सड़क से लोगों के आने जाने, बोलने बतियाने की आहट सुनाई पड़ रही थी। ताजा हवा के लिए खुले आंगन में चला गया। वहां मेरे साथी फूल हंस रहे थे। घर की बच्चियों की तरह छोटी छोटी चिड़ियां चहचहा रही थीं। बगल के रसोई कक्ष से बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी और पकते अन्न की खुशबू पुकार रही थी। यानी मैं घर लौट आया था। उफ, कितना भयानक सपना था वह। क्या बात, क्या बात। एक गजल पढ़ दे रहा हूँ अंत में। जी डॉक्टर साहब, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत एक कुछ लगता की है। वह चली है मस्त पुरवाई, कहा कुछ आपने। वह चली है मस्त पुरवाई, कहा कुछ आपने। झूम कर नम्हे घटा छाई, कहा कुछ आपने। क्या बात। उड़ चली है पांत गाते पंछियों के छंद सी। उड़ चली है पांत गाते पंछियों के छंद से। हंस पड़ी सहसा कली नहाई, कहा कुछ आपने। हंस पड़ी सहसा कली नहाई, कहा कुछ आपने। भूमि मेघों को बुलाती और मेघा भूमि को, भूमि मेघों को बुलाती और मेघा भूमि को। बज उठी जैसे कि शहनाई, कहा कुछ आपने। बज उठी जैसे कि शहनाई, कहा कुछ आपने। चीर कर मर को लगी हंसने नई हरियालियां, चीर कर मर को लगी हंसने नई हरियालियां। उन दिनों की याद फिर आई, कहा कुछ आपने। उन दिनों की याद फिर आई, कहा कुछ आपने। कैसे कैसे ख्वाब उगाए थकी सी आंख में, कैसे कैसे ख्वाब उगाए थकी सी आंख में। कांपने सी लगी तन्हाई, कहा कुछ आपने। कांपने सी लगी तन्हाई, कहा कुछ आपने। थरथराहट है गई भर हर छुअन में गंध से, थरथराहट है गई भर हर छुअन में गंध से। हो गया है समय सौदाई, कहा कुछ आपने। हो गया है समय सौदाई, कहा कुछ आपने। बह चली है मस्त पुरवाई, कहा कुछ आपने। झूम कर नम्हे घटा छाई, कहा कुछ आपने। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामदास जी। क्या बढ़िया गजल है कि चीर कर मर को नई हंसने लगी अमराइयां। उन दिनों की याद फिर आई, कहा कुछ आपने। हो गया है समय सौदाई, कहा कुछ आपने। बज उठी जैसे कि शहनाई, कहा कुछ आपने। ऐसी विदग्ध रचना, और जैसा कि हमें पता है कि कविता की जितनी भी संभव शैलियां हो सकती, अधिकतम शैलियों में रचना करने वाले रामदास जी
यानी संसार को कितनी तरह से, जैसे आलोक धनवा कहते हैं कि दुनिया रोज बनती है, उनकी कविताएं इसी तरह से बनती, अपनी नई दुनिया आविष्कृत करती हुई, अपना नया अर्थ खोजती हुई। और हम हर रचना में एक नया अर्थ खोजते हैं। यहाँ पर जो समुदाय यहाँ पर इकट्ठा है इस मंच पर, अधिकांश कवि हैं, कवि मन है, रसज्ञ हैं, साहित्य संसार से बहुत गहरे संलग्न हैं। हमारे बीच असुजा शुक्ल जी, पवन माथुर जी, स्वरूपा विशाल जी, प्रतिभा कटियार जी तो हमारे आमंत्रित कवि हैं। वेद मित्र शुक्ल जी की बांसुरी केवल बांसुरी नहीं है, वे अभी उन्होंने एक बड़ा गजब का काम किया है। त्रिलोचन और विजेंद्र के बाद हिंदी में जिस कवि ने सानेट को साधा है, ऐसे युवा कवि वेद मित्र शुक्ल हैं, जिनका संग्रह भी आया है सानेट का, एक समंदर गहरा भीतर। एक समंदर गहरा भीतर, इसका स्वागत और अभिनंदन। और कितनी शुभाशा भरी है इनके छंदों में। और इसमें कोई शक नहीं कि त्रिलोचन का जो महाकवि है वो सानेट में प्रकट होता है। सानेट से वे भारतीय कविता के धनी कवि माने जाते हैं। आपके ताए हुए दिन की अपेक्षा सानेट का जो अर्थगर्भी स्वरूप है उन्हें महाकवि का दर्जा देता है। और इस राह पर चलने वाला युवा कवि वेद मित्र शुक्ल जी हैं। अनुजा शुक्ल जी लखनऊ से हैं, रश्मि झा, इंद्र प्रकाश जी नीदरलैंड से, पुष्पिता जी हैं, और चीन से, चीन भाषा के मर्मज्ञ विद्वान, हिंदी का एसोसिएट प्रोफेसर वहां के विवेक मणि त्रिपाठी जी जुड़े हैं। डॉक्टर भारती सिंह जी, शशांक जी, मंजुला अभियसी, वेंकटेश शुक्ला जी बने हुए हैं। डॉक्टर रंजना अरगड़े जी अहमदाबाद से हैं, अनिल शर्मा जी आगरा से हैं, मंजुला चतुर्वेदी जी, रचना तिवारी जी रॉबर्ट्सगंज से हैं, सुभाष राय जी जुड़े थे अभी, जन संदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं, प्रतिभा मजूमदार जुड़ी हुई हैं, भारती सिंह जी, मंजुला रतन, बहुत अच्छे जो लोग हैं साहित्य के चुनिंदा लोग जो संभव समय जुटा पाए हैं इस कवि गोष्ठी के लिए इसमें है। तो बहुत बहुत हमारी ओर से आभार इनके लिए। लेकिन औपचारिक आभार और सारभूत विवेचन के लिए मैं इस गोष्ठी की संयोजक प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी का आह्वान करता हूं, वे आए और औपचारिक रूप से अपने विवेचन के साथ कवियों के प्रति आभार प्रकट करें। प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी। एक ऐसे समय में जब आसपास महज सन्नाटा पसरा हुआ है और सुख पर दुख का बुलडोजर गुजरा हुआ है, एक ऐसे समय में कविता की उपस्थिति कितना बड़ा संबल देती है, इसका उदाहरण यह कवि गोष्ठी है। हम दिल्ली एनसीआर के आसपास जहाँ कर्फ्यू से हम लोग अपने अपने घरों में हैं, अकेले हैं, ऐसे में इस एकाकीपन, अकेलेपन को तोड़ते हुए इस वर्चुअल माध्यम के जरिए जो पुल ओम जी ने बांधा है, जिसमें देश के तमाम शहरों, गांव, देहात से लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न देशों से लोग जुड़े हुए हैं। और पुष्पिता जी यदि नीदरलैंड से हैं तो सुषमा आनंद आज अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ अपने बचपन की। तो एक इतना लंबा परिदृश्य, एक बड़ा परिदृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। वेद मित्र शुक्ल जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, उनके माध्यम से यह याद दिला गणतंत्र दिवस, एक और गणतंत्र दिवस निकट है। हमारे आज के मूर्धन्य रचनाकार अष्टभुजा शुक्ल जी हमारे समय के एक ऐसे महत कवि हैं जिनकी कविताओं के केंद्र में गांव है, गांव की राजनीति है, देश की राजनीति। आपकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य ही नहीं, प्रकृति और सौंदर्य ही नहीं, बल्कि जन जीवन का सुख दुख अपनी पूरी गहराई के साथ उपस्थित है। गांव की चिंता है, इसलिए क्योंकि समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, आधुनिकता के नाम पर तमाम परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे तमाम परिवर्तनों में गांव कैसे बदल रहा है, ये आपके साहित्य, आपकी चिंता का
केंद्र में है। समय की विद्रूपताओं को बिना किसी लाग लपेट के कहीं कहीं उतनी ही विद्रूप भाषा में भी आप अपनी कविताएं व्यक्त करते हैं। आपका आभार हमारे इस मंच पर उपस्थित होने के लिए। तार सप्तक के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा था, छाया मत छूना मन, होगा दुख भूना मन। लेकिन उनके वैज्ञानिक पुत्र कहाँ मानने वाले हैं। वैज्ञानिक जब तक चीर फाड़ ना करे, विश्लेषित ना करे चीजों को, तब तक उसका धर्म पूरा नहीं होता। पवन जी छाया को छूते ही नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से इसकी पड़ताल भी करते हैं। उन्हें अंदाजा है कि ये शब्द, मेरे शब्द कब मेरा साथ छोड़ देंगे, क्या मालूम। शब्दों के माध्यम से अनुभूति, अभिव्यक्ति और भाषा के अंतर संबंधों को बड़ी गहराई से उजागर करते हैं। बाहरी जगत के साथ भीतरी जगत की अंतरंगता को अपनी कविता में उपस्थित करते हुए मैं आप प्रतिभा कटियार जी वर्तमान समय की बहुत प्रखर कवित्री, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के साथ संबंध है आपका। राजनीतिक वक्तव्यों, घटनाओं के भीतर से राजनीतिक विद्रूपताओं पर पहली दृष्टि रखती हैं और उसे अपनी कविता में अभिव्यक्त करती हैं। कविता से आपकी बहुत अपेक्षाएं हैं। तेज कविताएं भी चाहिए आपको और भोली कविताएं भी चाहिए। मासूम मोहब्बत वाली कविता भी चाहिए आपको और संसद को गम से उगलने वाली कविताएं भी चाहिए आपको। तो ऐसे ही विरुद्धों का सामंजस्य करने वाली कविताओं की रचयिता और का मैं आभार प्रकट करती हूँ। कौन होगा? विशाल जी, गजल, गीतकार, यात्रा वृत्तांतकार, मधुर कंठ की स्वामिनी, प्रेम विषय, प्रेम और स्त्री विषयों को अपनी लेखनी के केंद्र में रखकर हिंदी गजल और गीत का भविष्य कितना बेहतर होने वाला है, इसकी आश्वस्ति हमें देती हैं। और वो जब हालात से नाराज होगा तब यकीनन कोई आगाज होगा के माध्यम से अपनी गहरी अनुभव दृष्टि का परिचय देती है और वही बेल तभी पुष्पित होगी के माध्यम से प्रेम के मधुर भावों को भी अब स्वर देती हैं। तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। तो इस पूरे मंच पर उपस्थित देश विदेश के सभी रचनाकार, श्रोतागण, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और पुष्पिता जी को खास बधाई देती हूँ। कल की वैश्विक संगोष्ठी जो अद्भुत रही, जिसमें हमें पता चला कि हिंदी के किस तरह से आपने स्वर पूरे फैले हुए हैं, इसके माध्यम से हमें पता चला। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और अगली ही गोष्ठी में हम लोग उपस्थित होंगे के साथ में इसका समाप्त करेंगे। चूंकि गणतंत्र दिवस निकट है। स्वागत। कितना अच्छा होगा वह दिन जिस दिन घायल प्यार न होगा। कितना अच्छा होगा वह दिन जिस दिन घायल प्यार न होगा। मन का कोई हाट में बिकने को लाचार न होगा। गले मिलेगी हर मजहब से उठकर इंसानों की बोली। सुबह सुबह कितने जख्मों से लदा फदा अखबार न होगा। तो एक ऐसी ही उम्मीद के साथ कि अखबार जख्मों से लदा फदा न हो, वह सुबह के इंतजार में मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। प्रणाम। गोष्ठी श्रृंखला की संयोजिका प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी के प्रति मेरा आभार ज्ञापन। अगले हफ्ते ऐसे ही तेजस्वी कवियों के साथ फिर इस मंच पर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि और डॉक्टर साहब को एक बार हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, सभी को नमस्कार।
जी जी नमस्ते सभी को। नमस्कार सभी को। नमस्कार 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 नमस्कार।